अस्सलाम वालेकुम अहबाब। आज हमने आपको सुनाने के लिए जो कहानी मुंतखब की है वो सबरंग कहानियाँ हिस्सा 2 से ली गई है और ये कहानी है फेडरिक लुइस नेविल की। फेडरिक 3 नवंबर 1903 अमेरिका में पैदा हुए। वो एक मारूफ फिक्शन निगार और नावल निगार हैं। 300 से ज़ायद तसानीफ उनके क्रेडिट पर हैं। कहा जाता है वो 5000 अल्फाज रोज़ाना लिखते थे। फेडरिक की ज़्यादातर कहानियाँ क्राइम फिक्शन, रोमानवी और मिस्ट्री और एक्शन स्टोरीज़ हैं। उनकी कई कहानियों पर ड्रामे, फिल्म्स और थिएटर प्लेस बनाए गए। वो एक मारूफ फिक्शन निगार हैं और उनकी कहानियों में एक ख़ास एक्शन और तजस्सुस नज़र आता है। सबरंग कहानियों में जो कहानी शामिल है उसका तर्जुमा फयाजुल रहमान कादरी ने किया है और उसका उन्वान है नेहा दीदा। वो कोई शहज़ादा या नवाबज़ादा नहीं था, मगर उसका नाम ड्यूक था। बुध की सुपहर ड्यूक ने झाड़ियों में छुप कर गुजारी। वहाँ एक किसान काम कर रहा था। ड्यूक ने उसकी नकलो हरकत पर बराबर नज़र रखी। उसे उम्मीद थी कि अपने बचाव के लिए किसान को कत्ल नहीं करना पड़ेगा। किसान एक जवान आदमी था। ड्यूक के अंदाजे से उसकी उम्र 30 बरस के लगभग होगी। सबसे अहम बात यह थी कि उसका कद ड्यूक के कद जैसा था। हालांकि आसपास के बेशतर किसान लंबे तड़ंगे या मोटे और भद्दे थे, उस किसान का लिबास यकीनन ड्यूक के जिस्म पर पूरा उतरता। किसान तन्हा नजर आ रहा था। वो बाहर काम करते करते अचानक घर में जाता और मुख्तलिफ चीज़ें लाकर ट्रैक्टर में रख देता। वो शायद सुबह खेत जाने की तैयारी कर रहा था। ड्यूक ने तहिया कर लिया कि वो किसान को किसी सूरत में कत्ल नहीं करेगा, क्योंकि अब उसके पिस्तौल में कोई फालतू गोली नहीं बची थी। जब भी किसान घर में घुसता, ड्यूक झाड़ियाँ चीरता हुआ कुछ आगे बढ़ जाता। उसकी कोशिश थी कि खलियान के करीब पहुंच जाए। तकरीबन 5:15 बजे किसान ने ट्रैक्टर का बोनट उठाया और इंजन का जायज़ा लेने लगा। उसने इंजन चलाया, फिर कुछ लेने के लिए अंदर चला गया। ड्यूक बिल्कुल तैयार था। किसान जैसे ही घर के दरवाजे के पीछे हुआ, ड्यूक तेज़ी से झाड़ियाँ हटाता हुआ खलियान की पुश्त पर पहुँच गया। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई। करीब एक फावड़ा पड़ा था। उसने फावड़ा उठा लिया और दीवार से पुश्त टिकाकर खड़ा हो गया। पिस्तौल में सिर्फ 3 गोलियां बची थीं और ये 3 गोलियां उसे अपने एक साबिक साथी जैक के सीने में उतारनी थीं। तकरीबन 5 मील दूर स्टडफील्ड नामी एक कस्बा था। ड्यूक का साथी जैक उसी कस्बे में रहता था। ड्यूक ने 2000 मील की ये लंबी मुसाफिर सिर्फ इसलिए तय की थी कि वो जैक को मौत के घाट उतार सके। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। जैक थोड़ा आगे झुककर ट्रैक्टर की जानिब देखने लगा। किसान ने ड्राइविंग सीट पर बैठने के बाद गियर तब्दील किया और ट्रैक्टर हल्की रफ्तार से आगे बढ़ा दिया। अचानक खलियान के पीछे से ड्यूक निकला। उसने किसान पर पिस्तौल तानते हुए कहा, हाथ ऊपर उठा लो। किसान ने हाथ उठा दिए, लेकिन पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। ड्यूक धाड़ा, खबरदार, हरकत ना करना, हिलना नहीं, इसी तरह दरवाजे की तरफ मुंह किए खड़े रहो। वो किसान के बिल्कुल पीछे खड़ा था। दूसरे हाथ में इसने फावड़ा मजबूती से पकड़ रखा था। तुम्हारे अलावा कोई इस घर में है? नहीं, यहाँ सिर्फ मैं रहता हूँ। अगर मेरी कार चाहिए तो ले सकते हो, वो मकान के पीछे खड़ी है। उसकी चाबी मेरी जेब में है, निकाल लो, किसान ने सहम के कहा। ड्यूक ने कोई जवाब देने के बजाय तेजी से फावड़ा ऊंचा किया और किसान के सर पर दे मारा। किसान जमीन पर गिर के बेहोश हो गया। ड्यूक ने रस्सी से उसके हाथ पांव बांधे, जेब से रुमाल निकालकर उसके मुंह में ठूंसा और उसके गले में पड़ा हुआ मफलर मुंह पे कस के लपेट दिया। फिर उसने किसान को खींचकर ट्रैक्टर के पीछे जमीन पर लिटा दिया और उसकी जेब से चाबियों का गुच्छा निकाल लिया। घर के दरवाजे के करीब पहुंचकर ड्यूक रुक गया। वो कुछ सोच रहा था। सोचते सोचते उसने बाएं गाल पर हाथ रख लिया। उसके बाएं गाल पर अंग्रेजी हुर्फ वी की शक्ल का एक गहरा निशान था। परसों यहाँ से 20 मील दूर एक आदमी ने निशान देखकर उसे पहचानने की कोशिश की थी। उस कोशिश में उस गरीब को अपनी जान से हाथ धोने पड़े। इसके अलावा तकरीबन 10 मील दूर एक दूसरे कस्बे में भी यही हुआ था। एक और शख्स भी ड्यूक को पहचानने के बायस अपनी जान से गया। ड्यूक नहीं चाहता था कि जेल से उसका फरार जैक के इल्म में आए, इसलिए अगर ड्यूक पहचान लिया जाता तो अखबारों में एक मफरूर, कातिल और मशहूर कार चोर ड्यूक के भागने की खबर छप जाती और ख़बर में उसके एक बाएं गाल पर वी के निशान का जिक्र ज़रूर होता। ड्यूक के दुश्मन जैक ने जेल में अच्छे चाल चलन का सबूत दिया था, इसलिए उसे ड्यूक से 1 साल कबल रिहा कर दिया गया था। ड्यूक को जेल में मालूम हो गया था कि जैक ने कुछ ज़्यादा ही शराफत का मुजाहरा कर दिया है। जैक ने वो $80,000 भी पुलिस के हवाले कर दिए थे जो दोनों ने मिलकर एक बैंक से लूटे थे। ड्यूक को डाके की सज़ा तो पूरी मिली, लेकिन जैक की गलती से रकम हासिल नहीं हो सकी। ड्यूक के नज़दीक जैक की यह गलती माफ़ी के काबिल नहीं थी। अब वो जैक को मौत का मज़ा चखाना चाहता था। उसकी यही सज़ा थी।
सूरज की आखिरी किरणें दरवाजे पर पड़ रही थीं। ड्यूक ने चारों तरफ एक नज़र डाली और अपना लिबास देखने लगा। लिबास इंतहाई मैला और तकरीबन तार तार हो चुका था। उसे भूख भी लग रही थी। उसे यकीन था कि यहाँ उसकी बहुत सी ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी। उसने धक्का देकर दरवाज़ा खोला। पिस्तौल पर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। उसने इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। मकान के किसी हिस्से से कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। उसने अंदर आके दरवाज़ा बंद कर लिया। कमरा अच्छा खासा बड़ा था। एक कोने में एक छोटी सी मेज़ रखी थी। ड्यूक फौरन मेज़ की तरफ बढ़ा क्योंकि उसे मेज़ पर 2 प्यालियां रखी नज़र आ गई थी। ड्यूक ज़ोर से गुर्राया, घर में जो कोई भी है वो फ़ौरन उस कमरे में आ जाए। उसने पिस्तौल जेब से निकाल लिया। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थीं। कमरे में 2 दरवाजे और थे, वो अंदर की जानिब खुलते थे। कौन है? अंदर से एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी। जल्दी से बाहर आ जाओ, ड्यूक चीखा। अगर तुम्हें अपनी ज़िंदगी अजीज़ है तो 2 हाथ उठाए हुए फ़ौरन इस कमरे में आ जाओ। कोई 1 मिनट बाद सीधी जानिब के दरवाजे से एक औरत के हाथ नजर आए। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधा शख्स रास्ता तलाश करता हुआ आ रहा हो। वो एक जवान और नाजुक अंदाम औरत थी। उसका चेहरा खौफ और तशवीश से फक था। तुम कौन हो? औरत ने सहमे हुए लहजे में पूछा। टॉम कहाँ है मेरे शौहर? ड्यूक ने उस पर पिस्तौल तान रखा था, लेकिन औरत ने पिस्तौल की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। उसका रुख ड्यूक की तरफ था, लेकिन नज़रें दीवार पर जमी हुई थीं। ड्यूक आगे बढ़ा। उसने पिस्तौल औरत की आंखों के सामने लहराते हुए कहा, ये देखो, क्या तुम इसे देख सकती हो? औरत ने पूछा, क्या दिखा रहे हो तुम? फिर वो तकरीबन चीखते हुए बोली, यहाँ क्या हो रहा है? टॉम कहाँ है? तुम कौन हो? वो दीवार का सहारा लेती हुई मेज़ के करीब पहुंची। मेज़ का किनारा थामने की कोशिश में उसका हाथ एक प्याली से टकरा गया। प्याली फर्श पर गिर के टूट गई। औरत की तेज़ी से हरकत करती हुई आंखों में बेहद हैबत और दहशत थी। एकदम उसकी सिसकी निकल गई। मुझे बताओ, यहाँ क्या हो रहा है? देखते नहीं हो मैं अंधी हूँ? ड्यूक को कुछ सुकून हुआ। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस औरत से क्या कहे। औरत अपने हाथों से जानी पहचानी चीज़ें छूती हुई कुर्सी की तरफ बढ़ी और उस पर बैठ गई। ड्यूक ने उसे कदरे नरम आवाज़ में बताया, तुम्हारा शौहर बाहर बंधा पड़ा है। ओह उफ! औरत बेबसी से बोली, कोई आवाज़ ना निकले, बिल्कुल चुप बैठी रहो। ड्यूक ने हुक्म सादर किया। ड्यूक को बावर्ची खाने में प्लास्टिक की एक डोरी मिल गई। उसने औरत के हाथ कुर्सी से बांध दिए। वो नहीं चाहता था कि अंधी उसकी मसरूफियत से फ़ायदा उठाकर दीवारें टटोलती हुई बाहर निकल जाए और चीखना चिल्लाने लगे। एहतियातन उसने उसके मुंह में कपड़ा भी ठूंस दिया। अब तुम अंधी ही नहीं, गूंगी भी हो गई, मुबारक हो, ड्यूक ने कहका लगाया। ड्यूक को सख्त भूख लगी थी। वो बावर्ची खाने में गया। एक पतीली में भुना गोश्त रखा था, डबल रोटी भी थी। उसने जल्दी से गोश्त की पतीली और डबल रोटी उठाई और कमरे में लाकर मेज़ पर रख दी। उसने रकाबी और चमचा लाने की जहमत भी नहीं की, बल्कि इसी तरह खाना खाने लगा। वो खाने के दौरान औरत को भी देखता रहा। पेट की आग बुझ चुकी थी। अब उसे कपड़ों की ज़रूरत थी। कपड़ों की अलमारी से उसने एक भूरा सूट पसंद किया, टाई भी निकाल ली। जूता थोड़ा बड़ा सा था, लेकिन काम चल सकता था। कमीज़, मोज़े और अंडरवेयर, ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। कमरे में एक छोटा सा रेडियो भी मिल गया। उसे अपने सिलसिले में ताज़ा तरीन खबर सुननी थी, लेकिन इतना वक्त नहीं था कि उसे वो खबरें सुनने के लिए हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता। वो रेडियो अपने साथ गुसल खाने में ले गया। अंधेरा तेज़ी से फैल रहा था। उसे शेव बनाने के लिए बत्ती जलानी पड़ी। 6 बजने में 10 मिनट बाकी थे। वो शेव कर चुका था और अपने आप को ताज़ा दम महसूस कर रहा था। रेडियो पर मौसीकी छिड़ी हुई थी। वो रेडियो लेकर कमरे में आ गया और कपड़े बदलने लगा। ठीक 6 बज गए। वो अपने कोट की जेब में रुमाल सजा रहा था। उसी वक्त रेडियो से खबरें शुरू हो गईं। इब्तदाई खबरें उसके लिए गैर मुतालिक थीं। उसने कदे आदम आईने में अपने सराबे पर नज़र डाली। बूढ़े सूट में बहुत जच रहा था और इस साफ सुथरे हुलिये में एक शरीफ आदमी दिखाई दे रहा था। अब उसे किसी भी तरह कोई मफरूर कातिल नहीं कहा जा सकता था। इसके बावजूद एक कसर रह गई थी। उसके गाल पर जख्म का निशान उसे दूसरों से मुमताज़ और अलहदा कर देता था। अगर कमीने जैक ने डाके की आधी रकम दे दी होती तो अपने चेहरे की सर्जरी करवा लेता और शराफत का लिबादा ओढ़कर एक पुरसुकून जिंदगी गुजारता। यकलख्त ड्यूक के कान खड़े हो गए। रेडियो कह रहा था, नामालूम कातिल अब भी फरार है। मालूम हुआ है कि परसों के मकतूल वाल्टर और कल के मकतूल जॉर्ज को एक ही पिस्तौल से गोली मारी गई है। दोनों के जिस्मों से निकलने वाली गोलियां यकसा हैं। दोनों मौक़ों पर कराइन से ये मालूम होता है कि कार चोरी करने की कोशिश की गई थी। पहली कार इसलिए चोरी ना हो सकी कि इसमें पेट्रोल नहीं था। कार का मालिक वाल्टर करीब ही था। इसने कातिल को देख लिया होगा जब ही कातिल ने उसे गोली मार दी। दोनों वारदातों में किसी मज़ाहमत के आसार नहीं मिले। पुलिस का ख्याल है कि मुलजिम किसी ऐसे जिस्मानी नुक्स या किसी और ऐसी खराबी से दो चार है कि इसकी शनाख्त बआसानी हो सकती है। इलाके वालों को खबरदार कर दिया गया है कि वो अजनबियों से होशियार हैं। हो सकता है कि गैर मुस्तहिक से हमदर्दी के नतीजे में उन्हें अपनी जान से हाथ धोने पड़े। ड्यूक के जबड़े भिंचे हुए थे। उसने रेडियो बंद कर दिया। ये रात इसके लिए बेहद अहम थी। आज उसे अपने मंसूबे की तकमील कर लेनी थी। रवाना होने से पहले वो एक प्याली कॉफ़ी पीना चाहता था। इस अरसे में शाम का धुंधलका भी ख़त्म हो जाता और तारीकी फैल जाती। वो कॉफ़ी लेकर बड़े कमरे में आ गया और मेज़ पर बैठकर इत्मीनान से चुस्कियाँ लेने लगा।
अभी इसने 2-3 ही घूंट पिए होंगे कि एकाएक ही दरवाज़ा खुला और 2 पुलिस वाले अंदर दाखिल हुए। अपने हाथ ऊपर उठा लो, इनमें से एक ने बुलंद आवाज़ में हिदायत की। पुलिस ने चारों तरफ से मकान घेर रखा है, इसलिए कोई हमाकत ना करना। दीवार से हाथ लगाकर खड़े हो जाओ। ड्यूक देखते देखते गैर मुसल्लह हो गया और उसके दोनों हाथों में हथकड़ी लग गई। वो अंधी औरत को तक रहा था। औरत के होठों पर तंजिया मुस्कुराहट थी और वो ड्यूक की आंखों में आंखें डाले उसे घूर रही थी। पुलिस अफसर ने उसके बंधे हुए हाथ खोलते हुए कहा, वाकई आपने बड़ी हाजिर दिमागी और इस्तकामत से काम लिया। औरत ने इस तरह भी आवाज़ में वजाहत की, हाँ इत्तफाकन मैंने खिड़की से देखा कि ये शख्स मेरे शौहर के हाथ पैर बांध रहा है। मैंने उसी वक्त आपको फ़ोन कर दिया था और अपनी जान बचाने के लिए अंधी बन गई। कहानी का अख्तिताम।